सिलसिला तो बकौल उनके शुरू हुआ था कब, जब अली जैदी साहब ने और फैसल वोडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक में मैं बैठा हुआ था अली जैदी के साथ, और ये, लेकिन यहाँ अगर मैं ये कहूँ तो 19 मार्च को उन्होंने लिखा कि जी फेडरल गवर्नमेंट काम सही नहीं कर रही, और मुर्तज़ा साहब ने कहा, जब प्राइम मिनिस्टर की पहली तकरीर हुई थी, हेडिंग मुर्तज़ा वहाब टर्म्स पीएम स्पीच फार बिलो सेटिस्फैक्ट्री। ये हमने नहीं कहा था, नालायक वजीर आजम हमने नहीं कहा था, तो शुरू करने वाले ये थे। हम आज कहते हैं झूठ बोलोगे, झूठ को एक्सपोज करना हम फर्ज समझते हैं। सिर्फ वो नहीं, वजीर आला खुद, वी वांट पीएम इमरान टू लीड एंड स्कैदिंग क्रिटिसिज्म ऑफ इमरान खान पॉलिसी। देख लीजिए दूसरे सफे के ऊपर सीएम का बयान है। जिस सीएम के बारे में ये कहते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की तारीफें कर रहे थे, तो मैं आज उनसे हाथ जोड़ के कहता हूं, पाकिस्तान का तुम लोगों ने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया, सिंध का बहुत बेड़ा गर्क कर दिया। खुदा के वास्ते तुम हुकूमत हो, आवाम की तवक्कुआत को पूरा करो, पैसे खाने बंद करो, जो जहां काम होना है उसको सही तरीके से करो। इस सिंध की हुकूमत से करप्शन ख़त्म करो, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को दुरुस्त कर लो, तुम जो है अपने हस्पतालों को दुरुस्त कर लो, तुम जो है शहर कराची को पानी दे दो, K4 के मंसूबे को भी शुरू कर दो। तुम सिर्फ कोरोना ना करो, कोरोना का रोना भी करना ज़रूरी है, रोना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ज़िंदगी के बाकी मामलात को भी चलाना ज़रूरी है। कराची शहर के अंदर भूलना नहीं, गर्मी आ रही है। आज पिछले दिनों में 40 डिग्री टेम्परेचर हुआ था। वज़ीर आला साहब भूलिएगा नहीं कि कराची में 2015 में 4 दिन के हीट वेव में 1500 हलाकतें हुई थी। खुदा के वास्ते अस्पतालों को और इनको अपने इंतजामात को दुरुस्त रखो। तो मैं एक तो ये, दूसरी जो मैं समझता हूँ कि जो गलत बयानी हो रही है उसको दुरुस्त किया जाए। एक तरफ मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं कि वफाक हमें टेस्टिंग किट नहीं दे रही, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी सबूत है, मीडिया में भी सबूत है। 10,000 किट्स पहले इन्हीं ने इंपोर्ट की, और आज की अखबार की हेडलाइन क्या है कि 50,000 किट्स सिंध गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की। तो भाई एक रास्ता इख्तियार कर लीजिए, आप वफाक से चाह रहे हैं, खुद इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो फिर वफाक को नहीं कहें। फिर कहते हैं वफाक ने जाली किट्स दे दी। क्या वफाक ने हर किट में जाली घुस के देखा था कि जाली है और जानबूझ के दिए? ये जुमला क्या कहने का है भाई? अगर जो आया वो दिया, जो कुछ आता है वो कहाँ बटता है वो भी उसका हिसाब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस वक्त तक 3 लाख राशन बांट चुके हैं, ये आज की खबर है। उसमें से बताइए कि 3 लाख राशन में से NGOs ने जो राशन बांटे हैं वो कितने हैं, और हुकूमत सिंध ने किधर बांटे हैं और कैसे बांटे हैं, किसके ज़रिए बांटे हैं। इससे कि ये आवाम का पैसा है। हम एहसास प्रोग्राम जिसकी डिटेल जो हैं हलीम आदिल शेख साहब देंगे, उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर कोई हर्फ ना आए तो अंगूठे का निशान लिया जा रहा है। NIC से उसको मैच करवाया जा रहा है और ट्रेस रखा जा रहा है एक एक पैसे का। इसकी डिटेल्स ये देंगे, मैं नहीं देना चाहता इस वक्त। लेकिन एक इतराज़ और हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट सो रही थी। अब मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि मैं आपको जल्दी से वो बताऊं कि किस दिन शुरू किया था। 21 जनवरी को आप सबको मैंने पेपर दिया है। 21 जनवरी को एडवाइजरीज ऑन कोविड-19 टू ऑल प्रोविंस, 21 जनवरी, और रिवाइज वर्जन अटैच है। फिर नेशनल एक्शन प्लान जो था वो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने 8 फरवरी को दिया था कोविड के ऊपर, और फिर उसकी सेकंड रिवीजन 9 मार्च को आई। फिर SOPs पॉइंट ऑफ एंट्री यानी एयरपोर्ट पे दाखिल और जिधर जिधर बॉर्डर से आ रहे हैं उसकी SOPs किस तारीख को दी गई थी? 1 फरवरी को। फिर
क्लिनिकल गाइडलाइंस ऑन मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पहली फरवरी को, फिर एडवाइजरी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज 11 मार्च को, फिर रिस्क कम्युनिकेशन पहले हफ्ते फरवरी में किया, फिर जनाब आली डेली सिचुएशन रिपोर्टिंग जो है वो शुरू कर दी गई थी 25 फरवरी से। फिर आज मैंने आपको वो लिस्ट भी दी है कि 17 मार्च तक, 17 मार्च का, मैं 17 अप्रैल की नहीं कह रहा, 17 मार्च तक फेडरल गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें किस किस को भेजी थी, जो कहते हैं कि कुछ नहीं किया। फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट कंसल्टेशन 15 जनवरी को शुरू की थी। क्रिएशन ऑफ एन इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ऑन कोविड-19 22 जनवरी को शुरू हुआ था। क्रिएशन ऑफ अ कोर कमेटी ऑन कोविड-19 29 जनवरी को शुरू हुई थी। कॉन्टिन्यूस कोऑर्डिनेशन विद चाइनीज गवर्नमेंट जनवरी के आखिर से शुरू हो गई थी। स्ट्रेंथनिंग वो थर्मल गन्स जो थी जिसके ज़रिए टेम्परेचर ऑटोमेटिक लिया जाता था, जिससे लोगों को शक होने लगा कि हम पे वो नहीं रखी जा रही, तो वो जो है जो वॉक थ्रू गेट थे वो भी मार्च के महीने में आ गए थे। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नीड ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आइडेंटिफाई कर लिया गया था डॉक्टरों के लिए कि वो मंगाया जाए। और नेशनल एंड प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन 4 फरवरी से शुरू हो चुकी थी। 4 फरवरी से नेशनल एंड प्रोविंशियल हो चुकी थी। कॉन्टैक्ट एंड ट्रेसिंग ऑफ हाई रिस्क पैसेंजर्स 10 फरवरी से शुरू हो चुका था। और पहली क्वारंटीन फैसिलिटी जो थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ ने शुरू की थी, वो 14 फरवरी को शुरू की थी। और कोविड के ऊपर टेलीफोन हेल्पलाइन जो है वो 26 फरवरी को शुरू की थी। और फ्लाइट्स जो थी वो ईरान से 27 फरवरी को बंद की थी और ताफ्तान का बॉर्डर 28 फरवरी को बंद किया था। चमन का बॉर्डर 2 मार्च को बंद किया था। और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो था वो 13 मार्च से शुरू हुआ है। तो ये कहना कि वफाक कुछ नहीं कर रहा था, ये इनका जो कुछ है, हमने सच बात करनी है, सच के मैंने सबूत दे दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब आप और झूठ देखते जाइए। एक तमाम आवाम को और आप मीडिया वालों को एक साइट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की covid19gov.pk, covid19gov.pk, इस पे जाके फैसिलिटीज़ के बटन को दबाइए और आप मुआवजा कीजिए कि सूबे सिंध के अंदर कितनी फैसिलिटीज़ हैं, बाकी सूबों में कितनी फैसिलिटीज़ हैं, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस वक्त तक उस साइट के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल साइट है, जिस पे हर गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी डाटा फीड कर रही है, तो उसमें से 2 चीज़ों में से एक चीज़ गलत है। या तो सिंध गवर्नमेंट फीड नहीं कर रही तो वो गलत, और अगर फीड किया है तो फिर हालात बहुत बुरे हैं। पूरे सूबे के अंदर 3 क्वारंटीन फैसिलिटीज और 3 आइसोलेशन सेंटर। वो जो 10,000 बेड का एक्सपो सेंटर के ऊपर बड़ी बड़ी खबर तो छपाई थी, आज कितने हफ्ते हो गए उसमें 1,000 बेड ऑपरेशनल, बाकी 9,000 कब आएंगे वो बता दें। और उस 1,000 बेड में से कितने लोग बेड ऑक्युपाइड थे? 3 दिन पहले जब मैंने मालूम किया था तो 12 बेड ऑक्युपाइड थे। कराची के 12 बेड ऑक्युपाइड थे। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलाके सील कर दिए गए। हम हाथ जोड़ के वज़ीर आला साहब को, उनकी काबीना के लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं, कच्ची आबादियों में सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन नहीं। जब भी पहलवान गोट, हुसैन हज़ारा गोट, ज़िक्री गोट, मधु गोट, ऐसे इलाकों में जब ये वबा फैलेगी तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जिस शख्स को हुआ है उसको तो आप ले जाएं आइसोलेशन सेंटर, और जो शख्स उसके साथ रहते थे उनको ले जाएं क्वारंटीन फैसिलिटी, और उस इलाके को सील कर दें।
उसके इतराफ़ के इलाके को सील कर दें तो उससे शहर को उतनी ज़हमत नहीं होगी। आखिर में एक और भी, वो किधर गए हमारे शहरियार, वो मुझे डाटा दीजिए। इस वक्त हलीम आदिल शेख साहब ने भी आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। सिंध में आपको पता है ना कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 29 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 29 डिस्ट्रिक्ट्स। उसमें से आज ही इन्हीं ने फहरिस्त दी है कि 18 डिस्ट्रिक्ट्स में दिया है कि किधर किधर कोरोना वायरस कितना फैला। 18 डिस्ट्रिक्ट में, 18 डिस्ट्रिक्ट में बताया है कोरोना वायरस किधर किधर फैला है। यानी 11 डिस्ट्रिक्ट में तो कोरोना वायरस है ही नहीं। मतलब यही हुआ ना, या कोई और मतलब लेंगे? जब उसका कोई नाम और फहरिस्त आ ही नहीं तो इसके मतलब सिंध की 29 डिस्ट्रिक्ट में से 11 डिस्ट्रिक्ट में या इनके पास मॉनिटरिंग का कोई तरीका नहीं है या वहाँ कोरोना वायरस है ही नहीं। दोनों में से कौन सी सच बात है, इसका जवाब सईद गनी साहब दे दें। इसलिए हमने सिर्फ सच बोलना है, सच को एक्सपोज करना है, झूठ का खात्मा करना है। अच्छा, फिर उन 18 डिस्ट्रिक्ट में जब सुबह सिंध में 26 फरवरी में पहला कोरोना वायरस केस हुआ है, आज हम खड़े में 19 अप्रैल को, और 17 अप्रैल की रिपोर्ट है। जो 18 डिस्ट्रिक्ट्स दी हैं उसमें से 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जिसमें से सिर्फ 5 केसेस से कम जो हैं वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स। अब आप सोचिए, केसेस रिपोर्टेड, डेथ 0, केसेस रिपोर्टेड 5 केस। उनमें भी लॉकडाउन है, पूरे सिंध में लॉकडाउन है। अगर लॉकडाउन है, हमारा को कहना ये लॉकडाउन है ही नहीं, सिर्फ बातें होती हैं, लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन मेन रोड, बाकी शहर फ्री टाउन। लॉकडाउन किधर? सड़कों पे, बाकी जगह फ्री टाउन, जो करना चाहे करो, हर चीज़ खुली हुई है। जब उनको कंट्रोल नहीं हो रहा तो अब हल्के हल्के उन्हीं ने फैक्ट्री, बेकरी, रेस्टोरेंट, दुकान सबको खोलने की इजाज़त है। लेकिन कहते हैं ना, 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने का शौक़ है। आज से 3 दिन पहले जब वज़ीर आज़म ने कहा था खोल दो, तो कहा हम नहीं खोलेंगे, हम लॉकडाउन को मज़ीद सख्त करेंगे। अरे भाई, अपने फैसलों पे कम से कम 10 दिन तो कायम रहा करो, वरना मान लो कि किसी के पास तुमसे ज़्यादा बेहतर समझबूझ है। जब तुम पब्लिक रिलेशनिंग बैटल हारते हो, जब तुम आवाम में अपनी मकबूलियत कम होते देखते हो, तुम अपना स्टैंड चेंज करते हो। हम आपकी तवज्जो से कहना चाहता हूँ, हम मुराद अली शाह साहब को और उनके वज़रा को विकेट की दोनों तरफ नहीं खेलने देंगे, विकेट की दोनों तरफ नहीं खेलने देंगे। और मेरा वज़ीर आज़म वो है जो एक बॉल से 2 विकेटें लेता है, और वो ये बता चुका है कि कैसे लेता है। दोनों तरफ विकेट के किस तरह खेल रहे हैं। अगर केसेस कम हो जाए तो हमने लॉकडाउन लगाया था इसलिए केसेस कम हो गए, तो वाह शाही हुआ। और अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हमने आपको ज़हमत दी, हमें पता है कि सबसे मुश्किल में आप लोग हैं, क्योंकि सबसे पहले मीडिया ही वो एक फ़ोरम है कि जहाँ सबको पता चल जाता है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कहाँ क्या मसला है, क्या कैसा मसला है। तो आप सबको सलाम पेश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाते हैं, और आज भी तशरीफ़ लाए आप। बात यह है कि हम एक बात जो नकवी साहब ने फरमाई, मैं उसको आगे बढ़ाऊँगा कि हम नहीं कोई इख्तलाफ चाहते सिंध हुकूमत से, हम नहीं कोई तनकीद चाहते सिंध हुकूमत पर। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, हम 20 कदम आगे बढ़ाएंगे। आप अच्छा माहौल पैदा कीजिए, हमें भी बहुत बड़ा बुरा माहौल पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। आप हम पर तनकीद कीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब आप अफरा तफरी फैलाकर, सिंध के वज़ीर आला साहब कहते हैं कि सिंध का रेशो तो दुनिया से ज़्यादा बढ़ गया, तो भाई खौफ फैलाकर हासिल क्या करना चाहते हैं? मुझे इसका जवाब नहीं मिल पाया। मैं मीडिया से भी कहता हूँ, बराए करम इसका जवाब हमें इनसे लेकर दे दें। मेरा सवाल, और साईं अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे बता दें कि आप खौफ फैलाकर, डरा कर हासिल क्या करना चाहते हैं? मेरे पास जवाब नहीं है। आप कहते हैं, वज़ीर आला साहब कहते हैं सिंध में दुनिया से ज़्यादा रेशो आ गई है। यहाँ को 2.4 रेशो था, दुनिया जानने में 6.57 तक चला गया, तो पता नहीं कैसे कहा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि जी
एक और खौफ फैलाया। देखिए लोग, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा लोग बेचारे इस वक्त जानों को जा रहे हैं। वजह क्या है कि जब लॉकडाउन सख्त है, हम आप तो गाड़ियों में चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, प्रेस का कार्ड दिखाकर मैं भी चला जाऊंगा, बड़ी गाड़ी वाले को कोई नहीं रोक रहा रोड के ऊपर, मोटरसाइकिल वालों को जलील किया हुआ है। 4-1 हज़ार लोग बंदे जो बंद किए जा चुके हैं, 1500 से ज़्यादा केस दाखिल किए जा चुके हैं। फिर आज से डबल सवारी की मुसीबत स्टार्ट हो जाएगी। मतलब एक बंदा अकेला मोटरसाइकिल पे निकलता है, उसे पकड़ते हैं और कोरोना से मुस्तफ़ीद होने के लिए लाकअप में कर देते हैं, या 25 लोग पहले से होते हैं थाने में। ये कहाँ का ये लॉजिक है कि हज़ारों लोग, आपने एक बंदा निकला, मुसीबत में निकला, किसी वजह से निकला, रोड पर गया, आपने पकड़ा, सबसे पहले मोबाइल में डाला 6 लोगों के साथ, कोरोना शुरू, थाने लेके गए, 50 लोग मौजूद, कोरोना शुरू, उसके बाद लॉकअप में डाल दिया 20 लोगों के साथ। तो ये कौन सी आपने आइसोलेशन की है? हज़ारों लोग बंद किए जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, आपने लोग अस्पतालों में, जो मुझे एक डॉक्टर साहबा ने कहा कि जी मरीज़ कम आ रहे हैं, डेड बॉडी ज़्यादा आ रही है, इसलिए कि लोग घरों से अस्पताल आने के लिए एम्बुलेंस है नहीं, कोई सरकारी एम्बुलेंस नहीं है, वो बेचारा बस पे आ नहीं सकता, टैक्सी चल नहीं रही, रिक्शा चल नहीं रहा, वो वहीं बेचारे लोग जो हैं, और कौन से दिल के, गुर्दे के, फेफड़े के, दीगर मरीज़ जो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और उसको कह दिया, एक और खौफ फैलाया गया कि तकरीबन को 400 मरीज़, एडी साहब ने कह दिया कि 400 डेड बॉडी शिफ्ट की हैं। वज़ीर आला साहब कहते हैं उनके फेफड़े जो हैं वो कोरोना से मिलते जुलते हैं। अरे वज़ीर आला साहब, अल्लाह का नाम लें, ये हाथ जोड़ के, मिस्कीन बन के, मासूम बन के अब क्या करना चाहते हैं? हम आपसे कहते हैं दोबारा से, माफ़ करें, डर ना फैलाएं, झूठ ना बोलें, खौफ ना फैलाएं। कहते हैं कोरोना जैसे लगते हैं। मुफ्ती साहब आप कहते हैं मुझे तो लगते ही कोरोना के हैं। इस बदले आप कोई बहुत बड़ा कोई एक्सरे आइज़ है, कोई नोबल इनाम लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वज़ीर आला साहब को ट्रंप की जगह रिप्लेस कर दिया जाए कि भाई ये ज़बरदस्त, उन्होंने तो 400 लोगों को आँख से बता दिया, मतलब क्लिप निकाली है। वज़ीर साहब कहते हैं ब्रॉड डेथ, ब्रॉड हॉस्पिटल, ब्रॉड डेथ, और उनके फेफड़े हाथ भी हिला रहे हैं कि कोरोना से मिलते हैं। सीमी जमाली ने कह दिया कि किसी का तो पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ। कोई अमवात इतनी ज़्यादा कोरोना से नहीं हो रही जितनी इन्होंने सिंध में अफरा तफरी फैला कर की। दूसरी जानिब एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा रिलीफ प्रोग्राम। एहसास एमरजेंसी कैश, उसके कार्ड पर किसी की तस्वीर नहीं है, ना वज़ीर आज़म की, ना किसी की। और उसके तहत क्या कुछ मिल चुका है गुज़िश्ता रोज़ तक। अभी तक, परसों मेरी एक ज़बान स्लिप हो गई, मैंने 29 अरब रुपए की तकसीम को 29 अरब पॉपुलेशन कह दिया। यहाँ तो बड़ी बड़ी ज़बानें स्लिप हुई हैं। वो इनका चेयरमैन की तो अक्सर स्लिप हो जाता है, करती हूँ मैं, ये करती हूँ मैं, ये करती हूँ, उसकी भी स्लिप ही होती है ना। एक ड्रामा बनाया मेरी वो वीडियो को, जियाले उसके ऊपर लग गए, कोरोना भूल गए, हलीम आदिल शेख का रोना शुरू कर दिया इन्होंने। उसके अलावा बीबी साहबा ने भी एक दफ़ा कहा था, बिलावल भुट्टो जो कहा था टंग स्लिप हो जाती है, उसको मेरा सभी ने कहा था, वो कहते हैं चेयरमैन ने कहा था मेरी बेटी बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो मैं कहता हूँ मेरी स्लिप ऑफ टंग को, ज़बान फिसलने को ड्रामा बनाया गया। अभी तक नंबर ऑफ बेनिफिशरीज 9, जो कि 9 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे, कल तक 18 अप्रैल तक, 9 अप्रैल से 18 अप्रैल, मतलब 9 दिन के अंदर 44 लाख लोगों को, तकरीबन 44 लाख बेनिफिशरीज के अंदर 53 अरब रुपए तकसीम हो चुके हैं। मैंने कहा दोबारा गलत ना कर जाए, इसलिए तरफ ब्रेक लगाइए, फिर जियालों को कुछ मिल जाएगा। पाकिस्तान भर के 44 लाख बेनिफिशरीज को 53 अरब 33 करोड़ रुपए 12 रुपए के हज़ार रुपए के हिसाब से तकसीम किए जा चुके हैं। कोई इमरान खान की तस्वीर नहीं, कोई वज़ीर आज़म की तस्वीर नहीं। और सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे में के 15,03,000 बेनिफिशरीज़ को, सिंध के 15,03,000 बेनिफिशरीज़ को 18 अरब 44 लाख रुपए तकसीम हो चुके हैं। मुझे सिंधड़ी जा, मुझे सिंध जा, मुझे मायरूं, मुझे भेनरूं, उहे जेक्यूं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर हुई। मतलब कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड थी ख़वातीन, बिस्मिल्लाह ही उससे की है। इसे कहते हैं नया पाकिस्तान, इसे कहते हैं अजीम इंसान। उसने नहीं कहा कि बेनिफिशरीज़ की जेब में बीबी का कार्ड है, उसने कहा ज़रूरतमंद मेरी बेटियां हैं, मेरी माँ हैं।
तो सिंध के, जिसमें मजदूर भी शामिल हैं, 8171 के ज़रिए सिंध जे 15,03,000 बेनिफिशरीज़ खे, जंहिंमें असांजो BISP जी रजिस्टर लेडीज़ बि आहिनि ऐं 8171 ते मोकिलींदड़ बेरोज़गार दिहाड़ीदार भी आहिनि। 18 अरब रुपया तक़सीम थी चुका आहिनि सिंध में, जेको तव्हां ॾिठो। आप क्या कहना चाहता हूँ, माजरत के साथ, बातें आप बड़ी बड़ी करते हो, सियासत नहीं करनी, सियासत कुछ करके तो दिखाओ। सिंध हुकूमत से कहता हूँ, मुझे बताएं आपने किया क्या है। हुआ ये है कि इसके ऊपर शर्म इनको नहीं आती। हर DC ऑफिस के बाहर जुल्फकार अली के टाउन के बंदे तक इन्होंने सबकी तस्वीरें लगा दी। तुम्हारे बाप का पैसा है, ना मेरे बाप का, ना तुम्हारे बाप का, ना इमरान खान का, ना बिलावल भुट्टो का, ना किसी और का, ना किसी और का। ये टैक्स पेयर का पैसा है, अवाम का पैसा है, गरीब का पैसा है जो गरीब को मिल रहा है। इसलिए हमने उस पर साइन लगाया। तुम लोगों ने सारे DC ऑफिस में तस्वीरें लगा दी, पीपल पार्टी के झंडे लगा दिए। बांटना है, अपने झंडे लगाने हैं, अपनी तस्वीरें लगानी, लगाओ, और पूरे खानदानों की लगाओ, अपनी पीपल पार्टी के फंड से लगाओ। अगर आपने अपनी तस्वीर DC ऑफिस के बाहर लगानी है, PP के झंडे लगाने हैं, इस एहसास प्रोग्राम को तीर से जख्मी करने की कोशिश करनी है, तो लगाओ अपनी जेब से, PP के फंड से लगाओ, नहीं तो ओमनी से लगा दो, वो भी तो आपका ही फंड है। आपका वज़ीर आला गुज़िश्ता 12 साल से ओमनी को अरबों खरबों रुपए देता रहा। ओमनी के फंड से लगा दो, जरदारी ग्रुप के फंड से लगा दो, पीपल पार्टी के फंड से लगा दो। मैं दोबारा बताता हूँ कि ना मेरे बाप का, ना तुम्हारे बाप का, ना मेरे कप्तान का, ये गरीब अवाम का पैसा है, ये पाकिस्तानियों का पैसा है। और कितना गरीब अवाम पर 1,20,00,000 खानदान, 1,20,00,000 का लोगों का मतलब, एक बंदे, हमारे यहाँ तो बच्चे ही माशाल्लाह ज़्यादा ही होते हैं देही आबादियों में, 7-7, 8-8 का ख़ानदान बनता है। तकरीबन इस 144 अरब से 7-8 करोड़ पाकिस्तानियों को रिलीफ मिलने जा रहा है। आपने क्या दिया? 22 मार्च को हमसे कहते हो 20 लाख लोगों को राशन पहुंचाएंगे। सईद गनी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, नासिर शाह साहब, अजरा पेचुओ साहिबा, मुराद अली शाह साहब और बड़े बड़े लोगों के सामने का, बड़ी और दीगर लोग भी थे, 20 लाख खानदानों को हम राशन पहुंचाएंगे। कभी कहते हैं 1 लाख को पहुंचा रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ कहते हैं कि जी 3.5 लाख लोगों को पहुंचा दिया। NGOs ने कितना पहुंचाया वो बताएं ना। तो मैं पूछना चाहता हूं, उसके दहलीज तक पहुंचा दिया। और कोई कहता है कि हमने तो राशन ऐसे पहुंचाया कि किसी को पता ही नहीं चला। तो मुझे बता दें कि जिसको दिया उसको पता चला, चलो हमें भी नहीं पता चला, आपको भी पता नहीं चला। अरे भाई, पहुंचा दिया आपने, लेकिन कोई कहीं ट्रक अनलोड हुए, कहीं ट्रक चढ़े, कोई गोदाम होगा, कोई वेयर हाउस होगा, कहीं से लिए, कहीं को दिए और NGO को अपने खाते में डाल रहे हैं। किस लिए NGOs को? अगर सैलानी काम कर रहा है, सलाम है। एधी काम कर रहा है, सलाम है। आलमगीर कर रहा है, सलाम है। फैज़ान मदीना काम कर रहा है, सलाम है। अदनान अजहर और दीगर NGOs काम कर रही है, सलाम है। जितनी भी NGOs, अच्छा JDC का नौजवान, एक गरीब नौजवान अगर काम कर रहा है, सलाम है। मैं कहना चाहता हूँ, कोई यार शर्म होती है, कोई हया होती है। नाना जी की फातिहा, हलवाई की दुकान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एहसास प्रोग्राम वज़ीर आज़म का, तस्वीरें आपकी लग रही हैं। और डिप्टी कमिश्नर साहिबान से मैं कहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर मिल चुका है। DC साहिबान, बराह करम आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मतलब सरकार, रियासत के मुलाजिम हैं आप सियासत के मुलाजिम नहीं हैं। हमारे ब्यूरोक्रेट्स रियासत के मुलाजिम हैं, सियासत के मुलाजिम नहीं हैं। वो चमचागिरी में लगे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स कंदारी में लगे हुए हैं। बंद करें इस बात को। अब एहसास प्रोग्राम को आपने पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि कोई सियासी बैनर नहीं होना। मैं ये नहीं कहता कि PTI का बैनर होना चाहिए, मैं नहीं कहता कि इमरान खान की तस्वीर होनी चाहिए, मैं कहता हूं किसी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। और जिम्मेदारान है जी एहसास। और उसके अलावा जो मैंने बताया कि बहुत बड़ा एहसास प्रोग्राम हमने दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये 144 अरब मिलेंगे। 2-4 दिन बाद दोबारा पैसे मिलने शुरू हो रहे हैं और इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। उसके अलावा यूथ
टाइगर फोर्स वॉलंटियर फोर्स जो है उसमें तकरीबन 10 लाख लोग रजिस्टर हुए हैं, 1.5 लाख लोग अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के हैं। उनको भी मेरे हवाले नहीं किया गया, फिरदौस शमीम नकवी के हवाले नहीं किया गया, हमारी तंजीमों के हवाले नहीं किया गया, उनको भी डिप्टी कमिश्नर्स के हवाले किया गया है। और उसके अंदर कोई पीटीआई के लोग शामिल नहीं हैं, उसमें प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बैंकर्स हैं, आम लोग हैं जिनमें जज्बा खिदमत था, वो लोग शामिल हुए। मीडिया वर्कर्स भी उसमें, उसके अंदर हमारी लिस्ट के अंदर उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया है। हमने स्टेट यूनिफॉर्म पॉलिसी है, जो केपी के लिए है वो सिंध के लिए है, जो पंजाब के लिए है वो सिंध के लिए है, जो बलूचिस्तान के लिए है वो सिंध के लिए है, कि डिप्टी कमिश्नर्स को हवाले कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ भी डीसीज जो कमदारी कर रहे हैं यहाँ भी 2 नंबरी करेंगे। और इंशाल्लाह हमने एक टीम बना रहे हैं, मैं इंशाल्लाह सिंध के हर ज़िले में जाऊँगा, अपने एक टीम बनाकर हम जाएंगे और जहाँ जहाँ हमने देखा कि ज़िले इंतज़ामिया कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक अपनी सर्विस के हिसाब से काम नहीं कर रही, इंशाल्लाह चीफ सेक्रेटरी को शिकायत करेंगे, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को शिकायत करेंगे और सब जगह उनके बारे में लिख के देंगे, ताकि जो डीसी साहब आज कमदारी कर रहा है उसको पता चले कि ये ज़ाती नौकरी करने का रिज़ल्ट क्या होता है। इंशाल्लाह ऐसे गंदे लोगों को, गंदे अंडों को, जो अपनी एक हुकूमती अफसर का भी नहीं करवा सके, जो ना वो सोशल डिस्टेंसिंग करा सके, पॉलिटिसाइज कर दिया। इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारी इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट, वो लोग, मेजॉरिटी अच्छे लोगों की है, मेजॉरिटी अच्छी है, लेकिन 4-5 गंदे अंडे पूरे तालाब को ख़राब कर देते हैं। मैं समझता हूँ उनके ख़िलाफ़ उनको ठीक करेंगे। और उसके अलावा सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह टोटल 512 हस्पतालों को रिलीफ की चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, 512 हॉस्पिटल्स को, जिसके अंदर 202 सिंध में और 206 पंजाब में। सिंध की आबादी है 6 करोड़, पंजाब की आबादी है 12-13 करोड़। लेकिन सिंध को जो हम कहते हैं ना कि फेडरल गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा सिंध को दिया है, तो 200 टोटल अस्पताल थे जी, 512, जिसमें से 202 अस्पतालों को 5 कोर के थ्रू सामान भिजवाया गया। चूँकि पहले जो इनको सामान आया था ना, जो एयरपोर्ट पे पहुँचे इन्होंने कहा था कि जी जहाज़ आ गया हमारे पास, बाद में अली बाबा को पता चला, अली बाबा ने सिर्फ सामान भेजा था, उसको जब सिंध उसने सामान भेजा तो पता चला कि जी अली बाबा ने कि मैंने 40 चोरों को सामान भेज दिया, पहुँचा नहीं अस्पतालों ने, अली बाबा का सामान 40 चोरों के पास पहुँच गया और घूम गया। अब बच्चों के बेचारे डॉक्टर्स बगैर, ना उनका मास्क, ना उनके पास किट, ना उनके पास कुछ, ना उनके पास कुछ, ना उनके पास कुछ, डायरेक्ट जो है अस्पतालों को भेजा गया है। अभी तक जो तकसीम हुए 30,000 N95 मास्क थे, जिसमें 7,215 सिंध को भेजे गए हैं। 24,000 टोटल गाउन थे, जिसमें से 5,000 सिंध को दिए गए हैं। इसी तरीके से गूगल्स थे, 2,000 सिंध को दिए गए हैं। इसी तरीके से प्रोटेक्टिव शूट्स थे, जिसमें से 13,000 सिंध को दिए गए हैं, जो पहुंच चुके हैं इनके पास। शूज़ थे 27,000, 6,000 से ज़्यादा सिंध को दिए गए हैं। 49,000 सर्जिकल मास्क थे, जिसमें से 4,91,000, 1,15,000 सिंध को दिए गए हैं। 29,000 कैप्स थी, जिसमें से 9,500 सिंध को दी गई हैं। इसी तरह के ग्लव्स, सब तमाम चीज़ें सिंध के अस्पतालों को डायरेक्ट दिया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि हमने एहसास प्रोग्राम के थ्रू गुर्बत की लकीर से नीचे वालों को 144 अरब दिए, लेकिन हमने अपनी इकॉनमी को भी तबाह नहीं करना था, मईशत को भी तबाह नहीं करना था। ऐसा विजनरी लीडर जो इमरान खान की सूरत में कौम को मिला है, इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। इस कोरोना से लड़के हम जीतेंगे, कोरोना की रंग जीत के हम कहाँ, आज अपनी बिजनेस कमेटी को भी नहीं छोड़ा हमने। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से देखिए किस किस सेक्टर को रिलीफ प्रोवाइड किया गया है। तामीराती इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो बैकबोन होती है, जिसमें दिहाड़ीदार मजदूर जो होता है, जो वहाँ जाके फावड़ा गेंती चलाता है, उसके अंदर नुमाया टैक्सेस में कमी की गई है। नया पाकिस्तान हाउसिंग है तो जो जाएगा उसके थ्रू उसको 90% कमी दी गई है। 1200 मिलियन का कोरोना रिलीफ पैकेज दिया गया, 1200 मिलियन का कोरोना रिलीफ पैकेज फेडरल गवर्नमेंट ने दिया। सिंध गवर्नमेंट कहती है 12 अरब, लेकिन एक दिन बड़े अखबार में लगा हुआ था 12 अरब। बड़े भाई हमने देखा, गौर तो करें कौन से 12 अरब, वो सब बजटरी अमाउंट था, 8.5-9 अरब का। 6.5 अरब जो हेल्थ को दिए बजट में लिखा था। NGOs, इंडस, हैंड्स और दीगर इदारों को दिए बजट में लिखा था। बिलियन, सॉरी बिलियन है जी, 1200 बिलियन, 1200 बिलियन, सॉरी वो जबान फिसल जाती है, फिर पकड़ लेंगे इसको। 1200 बिलियन का, 1200 अरब का पैकेज जो था वो
फेडरल गवर्नमेंट ने दी और सिंध गवर्नमेंट 12 अरब क्लेम करती है। 12 अरब, ये 1200 अरब। NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम के बाद तो सिंध प्रोविंशियल गवर्नमेंट ज़्यादा मजबूत है, 6.5 अरब, जी हाँ, 57%। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस 12 अरब जो सिंध ने दिया, उसमें 6.5 अरब जो क्लेम करते हैं वो हेल्थ का था, 3-3.5 अरब NGO सेक्टर का था, और बाकी 3 अरब जो था वो तनख्वाहें थी जो उन्होंने ली। जबकि फेडरल गवर्नमेंट ने दिया उसके अंदर 1200 अरब का जो पैकेज दिया गया, जिसमें से 580 अरब शहरियों के रिलीफ के लिए फराहम किए, जबकि 580 आम आदमियों के लिए, 480 बिलियन रुपए बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ दिया गया ताकि हमारा इकॉनमी चलती रहे, गरीब पलता रहे। 280 अरब रुपए किसानों के लिए जारी किए, 280 बिलियन। किसानों को भी नहीं छोड़ा, बिजनेस को, गरीब को नहीं छोड़ा, अमीर को नहीं छोड़ा, बिजनेसमैन को नहीं छोड़ा, किसानों को नहीं छोड़ा। 100 बिलियन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को जारी किए गए, 100 अरब रुपए एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के लिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा मुलाजमीन को ना निकालो, अगर आपको तनख्वाहें देने में मुश्किल पेश आए तो स्टेट बैंक ने 5% मार्कअप पर कर्जे जारी कर दिए, जो चाहे 5% मार्कअप पर वो कर्जों ले ले। ताजिर टैक्स पेयर अगर है तो वो 4% मार्कअप के ऊपर कर्जे ले सकता है अगर, और इस तरीके से आपने बताया कि स्टेट बैंक ने किस किस्म की पॉलिसी जारी की। और इसके अलावा डॉलर, हर जगह डॉलर ने करेंसीज को हिट कर दिया। दीगर ममालिक में 25% तक कमी हुई है उनकी करेंसी की, जबकि हमारे पास डॉलर ने, जो हमारे रुपए को, हमारे सिर्फ 7% हमारे यहाँ उसका इफेक्ट आया, दीगर ममालिक में 25% तक इसका आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि टोटल जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रिलीफ दिया गया है सिटीजन्स को, 580 बिलियन टू द सिटीजन्स, डेली वेजेस को 200 बिलियन, रिलीफ फॉर वल्नरेबल फैमिलीज 144 बिलियन अरब, पनागा एक्सपेंशन पर, जी हाँ, एहसास प्रोग्राम के थ्रू पनागा एक्सपेंशन 6 अरब रुपए, पेट्रोलियम प्राइस का जो रिलीफ मिला है गवर्नमेंट आवाम को 70 अरब रुपए, यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू 50 अरब का रिलीफ मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के थ्रू 110 अरब का रिलीफ मिल रहा है, सपोर्ट टू बिजनेस इकोनॉमी 480 बिलियन बिजनेस इकोनॉमी को दिए गए, पेमेंट टू फार्मर्स वीट के लिए 280 बिलियन वो की गई, एग्रीकल्चर SMEs को 100 अरब, रिलीफ टू एक्सपोर्ट इंडस्ट्री 100 बिलियन, एमरजेंसी रिस्पांस 190 बिलियन, मेडिकल वर्कर्स को 50 अरब रुपए, टैक्स ब्रेक ऑन हेल्थ एंड फूड सप्लाईज 15 अरब रुपए, एमरजेंसी फंड 100 बिलियन, NDMA को 25 बिलियन, ये सब चीज़ें दिए गए। अब मैं जो बात करना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला, चूँकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर कायम हुआ था, 27वीं शब को अल्हम्दुलिल्लाह कायम हुआ था। हम वरीड थे, कुछ आकबत लान देशों ने सारा मलबा, कोरोना का सारा मलबा ज़ायरीन पर और तबलीगी जमातों पर डालने की कोशिश की। किसी ने कह दिया ताफ्तान से आ गया और किसी ने कहा कोरोना रायविंड से आ गया। तो मैं कहता हूं कि क्या ताफ्तान और रायविंड में सैटेलाइट के थ्रू पहुंचा था? क्या वुहान में कोई ताफ्तान ज़ायरीन थे? वुहान में कोई शिया था या वुहान में कोई सुन्नी था? वुहान में कोई तबलीगी जमात थी? वुहान में कोई ज़ायरीन का मसला था? क्या अमेरिका में कोई ऐसा मसला है? क्या इटली में कोई ऐसा मसला है? इसको मोदी ने बदमाशी की हुई है। इंडिया में तबलीगी जमात के नाम के ऊपर पूरी इंडिया में मजालिम ढाए जा रहे हैं, मसाजिद के नाम पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अगर बिज़नेस कम्युनिटी को, गरीब आवाम को, फार्मर्स को, मज़दूरों को ऑन बोर्ड लिया तो कल उलमाए कराम को भी सदर पाकिस्तान ने, जो कल आपने देखा, उलमाए कराम भी एक पेज पर आ चुके हैं इस हुकूमत के साथ, इस हमारे कप्तान के साथ, इस वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कल जो फैसले हुए हैं उलमाए कराम से मिलकर इंशाअल्लाह उसमें बेहतरी आएगी और हमारे जब रमज़ान शरीफ में रूह परवर जब इंशाअल्लाह इबादतें होंगी तो अल्लाह ताला इस कोरोना से हमें निजात दिला के देगा। आखिर में मैं कहता हूँ कि बराए करम अल्टीमेटली वो तो SOP है ना पूरी, नहीं वो देखिए जी, उलमाए कल जो फैसले हुए हैं मैं दोबारा अपील करता हूँ कि उस पर इंशाअल्लाह कि अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद और इमाम बारगाहों में कालीनें, चादरें नहीं बिछाई जाएंगी, सिर्फ फ़र्श पर नमाज़ पढ़ी जाएगी, ये फ़ैसला हुआ है। अगर फ़र्श कच्चा हुआ तो साफ़ चटाई बिछाई जा सकेगी। जो लोग घर जाकर नमाज़ पढ़ना चाहें वो ऐसा ज़रूर करें। नमाज से पेशतर मजमा लगाने से ग्रोज की जाएगी। मतलब तमाम SOP इस पेज में शामिल हैं।
मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। और मुफ्ती, तमाम मुफ्तियान ने कहा है, उलमा कराम ने कहा है कि अगर वहाँ जगह भर जाती है आप घर जाकर पढ़ लीजिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसी फार्मूले के तहत, इसी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत, इसी जो मुत्तफ़िका एलानिया के तहत इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक में इस तमाम SOPs को फॉलो करते हुए एक बहुत बड़ी बात की गई। और उलमा कराम का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया और एक रास्ता दिया कि बीच का रास्ता निकाला जा सके। तो जी, अब मैं कहना चाह रहा हूँ सिर्फ ये क्या है, अभी हमारे जाम फारूक साहब फरमा रहे हैं कि टंडो आदम में 17 साल पुराना राशन तकसीम किया गया, ठट्ठा में 2004 का राशन तकसीम किया गया। बराए करम राशन दें, भाषण ना दें। भाषण से किसी का पेट नहीं भर सकता, राशन दें। मैं सिंध के हुक्मरानों से कहता हूँ भाषण ना दें। हर रोज़ 2-2 घंटे का भाषण दिया जाता है। अरे भाई 20 लाख का फैमिलीज़ को राशन दें। अगर राशन दे रहे हैं तो सुना है वो भी इन्होंने बताया। तो आज तक आज टीवी की न्यूज़ थी, आज टीवी की न्यूज़ है, दीगर चैनल्स के ऊपर नहीं, हमें भी पता है। तो मैं बात है कि भाषण से पेट नहीं भर सकता और ये हमें बताया जाए। और ये जो कमेटियाँ बनाई गई हैं यूनियन काउंसिल सतह पर, वो पॉलिटिकल कमेटीज़ हैं। एक और मैं क्लियर करता चलूँ, ये कहते हैं कि जी हमारी कमेटी तो चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, छिपा साहब, छापरा साहब और एक और साहब हैं, डॉक्टर बारी पर मुश्तमिल है। अरे भाई वो कमेटी तो है हाथी के दांत दिखाने की, और एक और कमेटी है इम्तियाज़ शेख साहब की सरबराही में, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की। और वो पॉलिटिकल कमेटी सारी बराए कर हमारी यूथ फोर्स को पॉलिटिकल ना किया जाए, एहसास प्रोग्राम का पॉलिटिसाइज ना किया जाए, भाषण ना दिया जाए, राशन दिया जाए। और सिंध के लोगों को राशन देना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा कोई सवाल हो तो मैं हाजिर। सोशल डिस्टेंसिंग का इशू आप बोल रहे हैं, डीसी साहब ने गलत किया है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम है, पुलिस गलत कर रही है, लोगों को 25-25 को बंद कर रही है, कोरोना वायरस हो रहा है। आपने अपनी ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं किया। हम जैसे बैठे हैं यहाँ तो 25 इलाका में, यहाँ 50 साल बैठे। बात यह है कि नहीं, इसका जवाब मैं देता हूँ। देखिए, थोड़ा करीब कर लें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किसको कहा गया है? सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल पहली चीज़ तमाम अफराद को खुद करना है। आप पढ़े लिखे सहाफ़ी हैं, किसी ने आपको मजबूर करके यहाँ नहीं बैठाया था, आप कुछ सीटें नहीं, आप कुर्सियां खुद रिलोकेट कर लेते। आपकी जगह कितनी बढ़िया है, पैसे सर आप हमसे कहते, देखिए जो हमारी मजबूरियां हैं, अगर यही कैमरामैन और पीछे हो जाते तो जगह और हो जाती। इस वक्त कम से कम 15 फुट पीछे जगह है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग हर शख्स को खुद प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। इसलिए जो हमारी जगह की कमी है हम उसको इतराफ़ करके इंशाल्लाह अगली दफ़ा और बड़ी जगह पे साहब हम आपकी जगह पर आए हैं और आपका काम है सबकी फॉलो पर करना, ये मैनेज करना आपका काम है। संतोष भाई आज इतने बेबस कैसे नजर आ रहे थे, सिंध गवर्नमेंट से सैयद बादशाह हाथ जोड़ के कह रहे थे कि ये करें। आप बताइए कि जो राशन बांटा है सिंध गवर्नमेंट ने, अब तो हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगा है कि तक दिया जाए, कहाँ बांटा है। तो आज आप कितना मजबूर है कि सबूत को आप क्यों नहीं दे रहे, हाथ तोड़ के? जी देखिए, मेरे ख्याल से मुझे माजरत के साथ कहना पड़ता है, लेकिन जज्बात सबके पास हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकतें भी सबके पास होनी चाहिए। बस मैं इस जगह पे इत्तफाक करूँगा। मैं तो अपने रब के सामने भी हाथ फैलाता हूँ और रब से हाथ भी जोड़ के कहता हूँ कि खुदारा मुझसे कभी झूठ ना बुलवा, खुदारा मुझे नेक राह पे रख, खुदारा मैं गरीबों की खिदमत करना चाहता हूँ, मेरे हाथों से गरीबों की खिदमत और इंसानियत की खिदमत करा। और जो लोग इसकी नफ़ी करते हैं उनके ऊपर मैं लानत भेजता हूँ, इससे कि मुझ पे हुक्म है अमर बिल मारूफ का भी और नहीं अनिल मुनकर का। नहीं, आज नहीं, वो नो पॉइंट्स को। सर वफाकी हुकूमत का जोर रहा कि तामीराती जो कंपनियां हैं उनको काम करने की इजाज़त दी जाए, और सिंध हुकूमत का इल्ज़ाम है कि जो 10 बड़े बिल्डर टाइकून हैं उनको रिलीफ देने के लिए ये जो हुकूमत है वो अवाम को रिस्क पे ले रही है। इस पर आप क्या कहेंगे?
पहली चीज़ ये है कि आप दुनिया के तमाम ममालिक देख लीजिए जिसके अंदर लॉकडाउन हुआ है, उसके अंदर सबसे लो रिस्क इंडस्ट्री अगर आइडेंटिफाई की गई है तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। तो वहाँ के भी लगता है मलिक रियाज अमेरिका में भी बैठ गए हैं, स्पेन में भी बैठ गए हैं, सब जगह बैठ गए हैं कि उनको जो है वहाँ रिलीफ दी जा रही है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर 2 जगहें हैं जहाँ मज़दूर सबसे ज़्यादा खप सकता है। वो कौन सी है? एक है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो सबसे बड़ी है, और उसके बाद दूसरी इंडस्ट्री जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। अगर आपको लोगों को फौरी तौर पे ज़्यादा लोगों को मुलाजमत देनी है तो इन 2 सेक्टर्स को प्रमोट करना होगा। ये उसके पीछे वजह है। 10 की बात ही नहीं हो रही। यहाँ 80% ऑफ द कंस्ट्रक्शन जो है वो छोटा बिल्डर करता है, 20% जो है तामीरात वो बड़े वाले करते हैं वॉल्यूम के लिहाज से, और 80 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगी। हाँ मैं इसका मैं देखिए, हमारे MNAs MPAs ने जो कुछ किया वो उनके हलके में जाके लीजिए इंटरव्यू। हम यहाँ से नहीं मैं अभी दे रहा हूँ। एक मिनट, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं आपको पूरी दूंगा ना जवाब। हमने जो कुछ किया हम तो उस पर यकीन रखते हैं, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि दाएं हाथ जिस तरह दे तो बाएं को खबर ना हो। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर गोदामों की तस्वीरें हैं। हर MNA MPA ने अपने अपने इलाके में किया, जो इस्तिताअत थी उसके लिहाज से किया। MNA MPA जो है वो चाहते हैं और हमने उनको रोका हुआ है कि फ़ंड कलेक्शन जो है वो वैसे नहीं किया जाए। तमाम तर फंड कलेक्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के फ़ंड में जाए और वहाँ से एक सिस्टमेटिक। उसके बावजूद मैं समझता हूँ ऑन एन एवरेज मेरे हर MPA ने 4 से 5 हज़ार बैग राशन के डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, कम से कम 4 से 5 हज़ार। और उन बैग की मालियत जो है कोई भी 1500 से कम नहीं थी। 1500 से लेके 6000 तक की मालियत के बैग उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए मुख्तलिफ इलाकों में, और ये तमाम हमारे MPAs MNAs ने अपने अपने इलाकों में किए। एक सवाल कर लीजिए, एक फिर उससे उनसे करना है तो उनसे कर लीजिए। एक से आपने जो सवाल किया फिर आप उनसे कर लीजिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि आपकी खबर गलत है। अगर आप लोग सब ने ख़त पढ़ा हो तो नजीब हारून ने कहा मैं पार्टी का मेंबर रहूँगा, वो पार्टी नहीं छोड़ रहे। उन्हीं ने जो बात की है उन्हें कहा कि मैं MNA से रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि कहीं वो दिल बर्दाश्ता ज़रूर हुए होंगे, लेकिन वो दिल बर्दाश्ता होने की जो बात है वो उनकी ज़ात से ताल्लुक़ है, पार्टी की परफॉर्मेंस से नहीं है। उन्हीं ने क्या लिखा है कि मैं 20 माह से इंतज़ार कर रहा था, मुझे कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी गई। तो वो एक ज़ाती है कि मैं एक काबिल इंजीनियर हूँ जो कि वो हैं, वो पार्टी के बानी रुकन में से हैं। उनकी ख्वाहिश ये थी कि उनको भी कोई ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँ। उसका 20 महीने से वो इंतज़ार कर रहे थे, वो नहीं मिली, तो वो उन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन करा है। मैं समझता हूँ हमारी पार्टी में और इस पाकिस्तान में काम करने को इतने हैं कि इमरान खान साहब ज़रूर कोई ना कोई नजीब हारून जैसे काबिल शख्स के लिए कोई ऐसा रोल डिफ़ाइन हो जाए। मैंने वजारत का नहीं कहा, मैंने कहा कि उन्हें ज़िम्मेदारी चाहिए। जी देखिए, मैं आपको ये बताऊं, हर काम करने का एक तरीक़ेकार होता है। मैं सबसे मुखातिब हूँ। मुझे ताजिरों ने कहा कि हम मार्केट खोल देंगे, और मैं एक TV प्रोग्राम पे था। मैं कहा आप मार्केट खोल दीजिए, हम कर्फ्यू लगा देंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन होते तो आपका मार्केट क्या चलेगा। जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के पास विल होती है वहाँ हर काम इम्प्लीमेंट हो जाता है।
दो तरीक़ेकार हैं, सड़क के मेन रोड पे आने नहीं दो तो मेन रोड पे कोई चेकिंग की ज़रूरत नहीं, तो साइड की रोड भी बंद हो जाएंगी। आप सिर्फ मेन रोड को चेक करेंगे और बाकी रोडों को नहीं चेक करेंगे तो अंदर की गलियों से होते होते कराची में हर जगह पहुंच जाता है। भाई ये जी, बताइए आपने एक सवाल पूछना था हलीम भाई से, पहले भाई आपने पूछना था सवाल हलीम साहब से। ये बताइएगा कि हुकूमत सिंध पे तनकीद करते करते ऐसा क्यों होता है कि आपकी ज़बान पे उतर जाती है? आप हालांकि बहुत मेच्योर सियासतदान हैं। शेख साहब इसके साथ शेख साहब मेरा ख्याल है कि फिगर्स के अंदर ऊपर नीचे होता है, और आज भी अगर मिलियन को बिलियन कह दिया तो फिगर्स में ऊपर नीचे हुआ है। बिलियन को बाकी- बिलियन कहा था आज। हाँ। कम की तो मैं समझता हूँ कि सर पूरा कर लूँ, खत्म करने थे ना सवाल। कब पूछिए बताइए। नहीं फिरदौस भाई ये बताइए कराची कब तक यतीम रहेगा? और जब सब कोरोना में कराची के सिंध के लोग मर जाएंगे तो आप 18वीं तरमीम के बाद वफाक को इमरजेंसी लगाएगा या यही रहेगा? देखो शुमार कराची के लोग भूखे मर रहे हैं, आप वोट आपको दिए तो क्या होगा? कराची के लोगों का 18वीं तरमीम ही रह जाएगी सड़कों पे घूमते हुए जब कराची में कोई बचेगा ही नहीं। अल्लाह ना करे। नहीं मैं नहीं इसका इधर जवाब छोड़ दे दूं। दे मैं ऐसे जवाब दे सकता हूँ ये वैसे। बताइए कब तक ये जी, रहेगा? जो शख्स भी दुनिया में बाशऊर होता है वो यतीम नहीं होता। जो शख्स भी दुनिया में बाशऊर होता है वो यतीम नहीं होता। वो हर चीज़ देख रहा है और हर चीज़ समझ रहा है, और कराची के शहरी बाशऊर हैं। वक्त आने पे सही इकदाम लेना हर हुकूमत जी का सर, जी फर्ज है। सर। वज़ीर आज़म साहब शेख साहब मर्दों मजदूरों को मिल चुके हैं। हम यकीन नहीं रखते कि हम जाएं ड्रामेबाजी करें, माफिया मांगें। वज़ीर आज़म की तरफ जानिब से 18 अरब रुपए 15 लाख लोगों को समझें। वज़ीर आज़म का पैगाम, वज़ीर आज़म की इमदाद 15 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है। तो आप इंशाल्लाह वज़ीर आज़म ज़रूर आएंगे, लेकिन एक नेशनल सतह पर चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। मेरा सवाल है कि जब एहसास प्रोग्राम शुरू होने जा रहा था तो 8 लाख लोगों को अनरजिस्टर्ड किया गया जो बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड थे। और जब एहसास प्रोग्राम बाकायदा शुरू हुआ तो 70 लाख लोगों को रजिस्टर्ड किया गया, लेकिन सिंध के लोगों को ज़्यादा रजिस्टर्ड नहीं किया गया। दूसरे सूबों से लोगों को ज़्यादा तादाद में रजिस्टर्ड किया गया। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। सर ये मतलब अगर सिंध का वासी ये कहे कि इंतकामी कार्रवाई तो नहीं चाहिए। आपको पता है एहसास प्रोग्राम जो पहले BISP होता था, उसमें पीपल्स पार्टी की फरजाना राजा साहिबा तो चेयरपर्सन थी। उन्होंने 46 अरब रुपए की करप्शन की और उन पर रेफरेंस चल रहा है। इन्हीं गरीब औरतों, बेवाओं, मिस्किनों 8.5 लाख के लोगों को निकाला। उसके ऊपर उसके पैसे में से 46 अरब रुपया, ये असांजी मायरनि जो, असांजी भेनरनि जो 46 अरब रुपया फरजाना राजा खाई वही। 46 अरब रुपए की करप्शन की इसी यतीमों के पैसे में से, और वो 8 लाख लोग पूरे पाकिस्तान से थे। आपको पता होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि किसी 20 ग्रेड के अफसर की बीवी, किसी 18 ग्रेड वाले की बहन, माँ, तो मैं कहता हूँ कि इस पर मैं आपसे अफसोस हो रहा है कि 8 लाख वो लोग जो गरीबों का हक खा रहे थे, उनको निकालना तो भाई दे दीजिए, आप और शामिल कर देते हैं अगर आप सब लोग कहते हैं तो। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद एहसास प्रोग्राम वो है जिसमें सियासत नहीं है। आज अगर रेशो आ रहा है तो रेशो के हिसाब से अगर 53 अरब रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, पंजाब में 21 अरब, और फिलहाल में मेरा मैथ वीक है, और सिंध में 18 अरब। मैं इसका पंजाब एक की और आबादी व्याख्या दूं। 12 करोड़, सिंध की आबादी 6 करोड़, उसके बावजूद 18 अरब सिंध में तकसीम हो चुके हैं। पंजाब में 21 अरब तकसीम हुए। पूरा कर दूं, इसका मतलब है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अफसोस है, एहसास प्रोग्राम एक वाहिद प्रोग्राम है। अभी बता दिया ना, इन दिनों के अंदर 53 अरब में से 18 अरब जो है वो सिंध में,
और 21 अरब पंजाब में। इसका मतलब है देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन एहसास प्रोग्राम। बराए करम इसको पोलिटिसाइज ना किया, गरीबों का प्रोग्राम है। एक मिनट ये एक बहुत अहम सवाल उठाया है जिसको क्लियर कर दिया जाए। एहसास प्रोग्राम में लोग किस तरह आते हैं? 8171 पे अप्लाई करते हैं, उसके तहत उसके बाद 10 डाटा बेसिस पे उनका सर्च होता है। डाटाबेस क्या है? बैंक अकाउंट में पैसे कितने हैं। जिसके 20,000 से ज़्यादा पैसे होंगे वो आउट हो जाएगा। दूसरी डाटाबेस क्या है? मुल्क से बाहर सफ़र तो नहीं किया, तो अगर मुल्क से बाहर सफ़र किया है तो आउट हो जाएगा। तीसरी बार डाटाबेस क्या है? नादरा की, अगर उसने या उसके ख़ानदान ने कोई कार्ड बनवाया हो जो इमरजेंसी का हो या एग्जेक्टिव उसके ऊपर हो, तो उसको भी डाटाबेस से आउट कर दिया जाता है। जिस शख्स के नाम पे कोई गाड़ी हो उसको आउट कर दिया जाता है। इस तरीके से 9 डाटाबेसेस से गुजरने के बाद जो लोग बचते हैं उनको पैगाम आता है कि आप मुस्तहिक हैं, अगले पैगाम का इंतज़ार करें। इसके अंदर बहुत सारे मुस्तहिकीन भी जो हैं वो रह जाएंगे। इसलिए मेरे पास एक मासी आई, कहने लगी मैं बेरोज़गार हूँ, मैं जहाँ पहले नौकरी करती थी उन्हीं ने मुझे हज कराया था, हज बदल, अब मेरा नाम नहीं आ रहा। इसमें वो लोग भी हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। कितने लोग हैं जिनको आप सब जानते हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड, उनके लिए भी वर्किंग हो रही है। तो अभी जो अंदर आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि मैं ये तो गारंटी नहीं दे सकता कि 100% सब सही आएंगे, लेकिन तरीक़ेकार इससे बेहतर अगर आप करने की कोई भी पूरे पाकिस्तान में सियासी जमात कोई शख्स इसको बेहतर कर सकता है और तो हम उसकी तजवीज़ सुनने को भी तैयार हैं, इम्प्लीमेंट भी करें। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बस इजाज़त।